वेलकम टू प्रखर अकेडमी। आपके चैनल में आपका स्वागत है। हमारी शुरुआत होती है आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ। आज का थॉट है देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर नॉट ट्राइंग। देखिए कितनी प्यारी बात है। आप अगर प्रयास ही नहीं कर रहे हैं तो भैया उसके लिए आप क्या एक्सक्यूज देंगे? उसके लिए तो कोई बात हो ही नहीं सकती ना। अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे ये कहा जाता है कि भाई एक सोते हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो जागा हुआ है और आप उसे कितनी भी आवाज़ें देते रहें लेकिन उसके कान पर जूं रेंगने वाली नहीं है। यानी जब व्यक्ति का माइंडसेट ही नहीं है कुछ करने का तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, और अगर आप प्रिपेयर हैं तो बाकी चीज़ें तो अपने आप प्रिपेयर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो इसी थीम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं एम.के. जैन जी, उनका कार्यकाल अभी कितने समय के लिए आरबीआई के द्वारा इसको विस्तारित किया गया है या एक्सटेंड किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, इसका कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। और हमारे जो डेप्यूटी गवर्नर हैं मिस्टर एम.के. जैन, वो अभी हाल ही में रिटायर होने वाले थे इसी जून माह में 21-22 के आसपास। और हुआ क्या कि 9 जून 2021 को ही उनके कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका पूरा का पूरा आरबीआई का ग्रुप है, इसके अंदर जो आपका कोर कमेटी है उसमें 5 आपके गवर्नर हैं। 5 गवर्नर में एक तो मुख्य गवर्नर हैं जो डॉक्टर शक्तिकांत दास हैं। तो शक्तिकांत दास हैं गवर्नर, और इसके अलावा 4 हैं डेप्यूटी गवर्नर। तो 4 डेप्यूटी गवर्नर में एक तो यही हो गए आपके एम.के. जैन जी। उसके बाद सेकंड नंबर के आप मान लीजिए कि एम.डी. पात्रा जी हैं। थर्ड नंबर पे राजेश्वर राव जी हैं। और फोर्थ नंबर पे डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर। ये तो आपको याद होंगे, अभी हाल ही में ये आपके अपॉइंट हुए हैं, शायद लास्ट मंथ ही हुए थे। तो इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देहिंग पटकाई ये किस राज्य से संबंधित है जिसे अभी नेशनल पार्क में अपग्रेड किया गया है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप देख लीजिए। देहिंग पटकाई जो है उसे असम राज्य के द्वारा नेशनल पार्क में अभी हाल ही में तब्दील किया गया। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, और इसके साथ ही असम राज्य में अब टोटल मिलाकर के कितने नेशनल पार्क हो गए हैं? तो वहाँ हो गए हैं 7 नेशनल पार्क। अभी आपने 1 या 2 दिन पहले ही पढ़ा होगा रायमोना के बारे में, तो वो छठा था, और ये कौन सा हो गया? ये 7वें नंबर का हो गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो नेशनल पार्क है इसका जो क्षेत्रफल है वो 234.26 वर्ग किलोमीटर है। और असम राज्य में जो 7 नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला है आपका मानस नेशनल पार्क, दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क, तीसरा नामेरी नेशनल पार्क, चौथा औरांग नेशनल पार्क, पांचवा डिब्रू साहिखोवा नेशनल पार्क। देखिए ये सबसे छोटा है, आपने पढ़ा होगा पहले, तो मैं आपको जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ। रायमोना जो हाल ही में बना है, और 7वां है दहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो कुल मिलाकर के 7 नेशनल पार्क कहाँ हो गए? असम में हो गए हैं। अब अगर हम नेशनल पार्क की संख्या के आधार पर बात करें तो असम पूरे देश में तीसरे नंबर पर आ गया है नेशनल पार्कों के मामले में। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कितने हैं? 12 नेशनल पार्क हैं। अंडमान में आपके कितने हैं? 9 नेशनल पार्क हैं। और असम में 7 नेशनल पार्क हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किन देशों के बीच में हाल ही में 3 दिवसीय एक कॉर्पेट जो है ये शुरू हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं, जो ये कॉर्पेट है ये शुरू हो रहा है। ये क्या है? ये एक एक्सरसाइज है। तो ये जो एक्सरसाइज हो रही है, तो इस एक्सरसाइज में क्या होगा? इस एक्सरसाइज में भारत और थाईलैंड के बीच में क्या होगा? ये होगा आपका क्या कहते हैं उसको, एक्सरसाइज की जाएगी, एक नेवल एक्सरसाइज। और ये नेवल एक्सरसाइज जो है, ये नेवल एक्सरसाइज में जो भारत का वो है नेवल शिप है, वो कौन सा है?
ये है इंडिजिनस बिल्ट नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल, जिसका नाम क्या है, सरयू। सरयू इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा, अब बात आती है यार ये कॉर्पेट होता क्या है। तो कॉर्पेट होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स। क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स। अच्छा, अब एक विषय ये आता है कि भाई कौन से सागर में या कौन से उसमें ओशन में ये कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को। तो ये कहाँ किया जा रहा है? ये अंडमान रेंज में किया जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो एक्सरसाइज होती हैं हमारी दूसरे देशों के साथ, कुछ एक्सरसाइज के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। आपको याद होगा मालाबार एक्सरसाइज होती है। तो मालाबार एक्सरसाइज जो है वो एक नेवल एक्सरसाइज है जो किस किस देश के बीच में होती है? 4 देशों के बीच में होती है, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये आपको याद होगा, फिर भी मैं हल्का सा रिवाइज करा देता हूं। अगर हम बात करें कि रशिया के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो रशिया के साथ हमारी होती है इंद्र नेवी एक्सरसाइज होती है। अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस के बारे में मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया था कि वो वरुणा एक्सरसाइज हमारी होती है। किसके साथ? फ्रांस के साथ होती है। और यूके के साथ कोंकण, और आपका श्रीलंका के साथ बात करें तो स्लाइनेक्स है। ओमान के साथ हम कौन सी करते हैं? ये है आपकी नसीम अल बहर, नसीम अल बहर। अगर हम बात करें सिंगापुर के साथ, तो सिंगापुर के साथ होती है हमारी सिम्बेक्स एक्सरसाइज। म्यांमार के साथ हमारी होती है एमकॉर एक्सरसाइज। ठीक है, और अगर हम वियतनाम की बात करें तो वियतनाम के साथ हमारी एक्सरसाइज कौन सी होती है? ये होती है सहयोग एक्सरसाइज। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने कोविड-19 के मरीजों की देखभाल के लिए हाल ही में एक ग्रेस नामक रोबोट को विकसित किया है। तो ग्रेस नामक रोबोट को विकसित जो किया गया है, ये हेंसेन कंपनी है, जो सिंगापुर की कंपनी है। किसकी कंपनी है? सिंगापुर की एक कंपनी है जिसका नाम हेंसेन है, और इस कंपनी के द्वारा विकसित रोबोट का नाम है ग्रेस। और वो जो ग्रेस है वो ऐसे पेशेंट्स जो कोविड इन्फेक्टेड हैं, जिन्हें आइसोलेट कर दिया जाता है, तो उनकी देखभाल के लिए ये ग्रेस नाम का एक रोबोट है। और ये जो बात करता है या रिप्लाई करता है, जैसे आप उससे क्वेश्चनिंग करेंगे या कुछ डिमांड करते हैं, तो उसका रिप्लाई जो होता है वो 2 लैंग्वेजेस में होता है। एक होता है आपका मंदारिन और दूसरा अंग्रेजी में। ठीक है, तो अब इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्फूर्ति प्रिया, स्फूर्ति प्रिया कौन है जो हाल ही में चर्चा में रही हैं? तो वैसे तो ये प्रश्न सभी को पता होगा, बट इम्पॉर्टेंट है तो हमें शामिल करना ही है। स्फूर्ति प्रिया जो हैं, उन्हें फेसबुक ने अपना ग्रीवियंस ऑफिसर जो है वो नियुक्त किया है, यानी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। अब बात आती है कि क्यों नियुक्त किया गया। तो आपको याद होगा कि 25 फरवरी 2021 को जो नई गाइडलाइन आई थी इंफॉर्मेशन के बारे में, कि भाई जो आपका सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में जिसके पास 50 लाख से ज़्यादा या 50 लाख से ज़्यादा अगर यूज़र्स हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपना एक ग्रीवेंस ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करना पड़ेगा, और वो भी ऐसा जो भारत में ही रहकर भारत में शिकायतों को सुनेगा। और शिकायतें भी ऐसे कि जैसे अगर किसी ने कंप्लेंट किया, सपोज़ कीजिए मिस्टर एक्स कोई शिकायत करते हैं, तो 24 आवर्स के अंदर उनकी जो कंप्लेंट है उसको रिसीव करेगा। और साथ ही में 15 दिन के भीतर जब वो रिसीव कर लेंगे कंप्लेंट, तो जो ग्रीवेंस ऑफिसर हैं वो 15 दिन के अंदर इस शिकायत का निस्तारण भी करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पता होगा नए रूल्स आए थे, तो उसके चलते काफ़ी आपस में ट्विटर, फेसबुक एंड आपका क्या कहते हैं उसको, व्हाट्सएप, इनके बीच में और कोर्ट के बीच में बातें होती रही, केस वगैरह होते रहे। लेकिन फाइनली क्या हुआ? फाइनली ये हुआ कि ये कंपनीज जो हैं वो राजी हो गई हैं अपने यहाँ ग्रीवेंस ऑफिसर रखने के लिए। और अभी आपको मैं बता देता हूँ किस किस कंपनी ने किस किस शिकायत अधिकारी को रखा है। तो व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को अपॉइंट किया है, जो हैदराबाद में रहकर यहाँ पर
जो चर्चा है, जो शिकायतें होंगी उनको सुनेंगे। और ट्विटर ने मिस्टर धर्मेंद्र चतुर को अपॉइंट किया है, जो बेंगलुरु में आपके मतलब इंडिया में ही आपका शिकायतें सुनेंगे। और फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को, उनका जो ऑफिस होगा वो होगा न्यू दिल्ली में। तो ये थोड़ी सी सूचना इसके विषय में। अगला प्रश्न आता है कि जो डिंको सिंह हैं, डिंको सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ है, मिस्टर डिंको सिंह का लेट डिंको सिंह का जो हाल ही में निधन हुआ है, तो वो जो हैं वो किस खेल से संबंध रखते हैं या संबंध रखते थे। तो मैं आपको बता दूं, जो डिंको सिंह थे वो बॉक्सर थे, और जो वो बॉक्सर थे तो उनका देहांत हो गया। अब डिंको सिंह के बारे में जानते हैं कि डिंको सिंह जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो मणिपुर से बिलोंग करते थे, ठीक है। और ये कहा जाता है कि एमसी मैरी कॉम जो है उन्हें अपना रोल मॉडल मानती थी, और उन्होंने 1998 का जो एशिया कप था, 1998 के एशिया कप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था, ठीक है। ये कुछ बातें हो गई डिंको सिंह के बारे में। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की बात की है। तो देखिए, खरीफ फसलें जो होती हैं, तो खरीफ फसलों 2021-22 सीजन के लिए उन फसलों का क्या किया गया है, जो एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, उसे बढ़ाने की बात की गई है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है एमएसपी, थोड़ा सा जान लेते हैं। है क्या कि जो सरप्लस आपका प्रोडक्शन होता है, और जो मान लीजिए कि कहीं और नहीं बिक पाया और किसानों के पास है आपके पास प्रोडक्शन, तो उसके लिए जो सरकार है, सरकार उन्हें ये आश्वासन देती है कि आपको कम से कम इसका इतना दाम तो हम दे ही देंगे। तो ये एक तरह से एक सुरक्षा वचन होता है, जिसके आधार पर जो किसान है वो उत्साहित होकर के अपनी फसल को उगा सकता है। यानी जैसे कह देते हैं ना, घर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो पिताजी या बड़े भैया या कोई भी कह देते हैं कि यार चिंता मत करो मैं हूँ, तो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है। तो बट ऑब्वियसली जो नेशन का हेड है वो ये कह रहा है कि भाई ऐसा है, आप लोग प्रोडक्शन करिए, आप घबराइए नहीं कि अगर आपके पास क्रॉप बच जाता है तो मैं यहाँ पर हूँ, मैं कम से कम इतना प्राइस दे करके आपसे ये परचेस कर लूँगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो इसके अनुसार जो प्राइस हुआ है, तो इस प्राइस में क्या हुआ है, जो बाजरा है, बाजरे का जो मूल्य रखा गया वो 2250 रुपये रखा गया। तिल का प्राइस रखा गया 7307 रुपये। धान का रहा है 1940। तो इस तरह से करके ये कुछ प्राइजेस रखे गए हैं जो एमएसपी है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एलआईसी के जो वर्तमान में चेयरमैन है मिस्टर एमआर कुमार, क्या नाम है उनका, मिस्टर एमआर कुमार, तो उनका कार्यकाल भी कितने समय के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, उनका जो समय है वो कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है, उनके टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया है 2 वर्ष के लिए, ठीक है। तो उनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है 2 वर्ष के लिए। तो वो अभी क्या हो रहे, ये गलत लिखा गया है शायद, एमआर कुमार का समय 2 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया गया था, इनका समय बढ़ाया गया था 9 मंथ के लिए। ये गलत है, 9 मंथ के लिए बढ़ाया गया है, क्योंकि वो एलआईसी के जो चेयरमैन हैं उनका 9 मंथ के लिए इसलिए एक्सटेंड किया गया है क्योंकि अभी वहां पर एक आईपीओ आने वाला है। जो एलआईसी है वो अपना एक नया आईपीओ लेकर आ रही है, और ये जो नया आईपीओ आ रहा है इसका संचालन की जिम्मेदारी सरकार ने किसको दी है, मिस्टर एमआर कुमार को दी है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड हैं, और ये उम्मीद की जा रही है जो आईपीओ आएगा तो उसका संचालन वही करेंगे। तो 9 मंथ्स का एक्सटेंशन हुआ है। मैं इसके लिए सॉरी फील कर रहा हूं कि ये 2 वर्ष लिखा गया बाय मिस्टेक, ठीक है। तो ये है कहानी। अगला प्रश्न आता है इसके बाद कि किस संगठन के द्वारा संपूर्ण देश में तीरंदाजी के विकास के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ के साथ समझौता किया गया है। तो कौन सी कंपनी है वो, या कौन सा संघ है, तो संगठन है वो है आपका एनटीपीसी, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा। अगला प्रश्न आता है जो बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में स्वीकृति देने वाला, बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में स्वीकृत करने वाला कौन सा देश बन गया है, या पहला देश बन गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बिटकॉइन है वो एक क्रिप्टो करेंसी है। इसे लीगल टेंडर के रूप में स्वीकृति देने वाला
एल सल्वाडोर बन गया है। ये कौन सा देश है? ये देश आपका सेंट्रल अमेरिका, ये देश आपका कहाँ का है? सेंट्रल अमेरिका का देश है अल सल्वाडोर। उसने एक बड़ा कदम उठाया है। तो अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगल करेंसी का दर्जा दे दिया है। तो ऐसा किसने किया? पहली बार हुआ ऐसा। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी फ्रेमवर्क को लेकर के बहस चल रही थी, लेकिन जो अल सल्वाडोर है वो अब आधिकारिक रूप से ऐसा देश बन गया है जहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है। अल सल्वाडोर की जो संसद है, इसने बिटकॉइन को 62 की तुलना में 84 वोटों से मंजूरी दे दी है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मिस्टर नाइब बुकेले हैं। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि ऐसा हो गया है, और इस ऐलान के बाद बिटकॉइन जो है उसकी कीमत $33,980 से बढ़कर $34,398 के पार पहुंच गई है। ठीक है। तो अब इसे लीगल करेंसी बनाने के लिए कानून बनाया जाएगा। तो ये बताया जा रहा है कि 90 दिन के अंदर ये कानून जो है ये लागू हो जाएगा। ठीक है। तो बस ये एक सूचना है, इम्पॉर्टेंट है। और अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सरकार के द्वारा निजी अस्पतालों में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक 5, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक 5 की जो निश्चित रकम है या निश्चित कीमत है ये निर्धारित कर दी गई है। इसका मतलब आप समझते होंगे कि देखिए, प्राइवेट जो आपके हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर अलग अलग हॉस्पिटल में हो सकता है कि अलग अलग चार्जेस कर लिए जाएं। तो इस आशंका के चलते सरकार ने ये डिक्लेयर किया है कि भाई इन वैक्सीन्स के जो दाम हैं वो निश्चित कर दिए गए हैं, और अगर आपसे कोई इससे ज़्यादा वसूली की मांग करता है तो आप उसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आप जान लीजिए कि कोवैक्सीन जो है, तो कोवैक्सीन के प्राइजेस जो हैं वो 1400 रखे गए हैं, अप्रोक्स 1410 या 1400 ऐसा ही कुछ रखा गया है। और कोविशील्ड जो है उसके प्राइजेस हैं 780 रुपीज़। कितना है? 780 रुपीज़ है। स्पुतनिक 5 के जो प्राइजेस रखे गए हैं वो हैं 1145 रुपये, 1145 रुपीज़ पर डोज इसका प्राइस रखा गया है। ठीक है। ये कुछ सूचना। अब इसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे को कितने मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी गई है? तो मैं आपको बता दूं, इसका उत्तर हो जाता है 700 मेगाहर्ट्ज। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, है क्या ये। देखिए, आप देख रहे हैं कि अब 5G आने वाला है ना। हो क्या रहा है ये 5G, 2G, 3G, 4G, ये सब क्या है? ये है कि जो आपका कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन कितना जल्दी, कितनी एक्यूरेसी से सॉरी, डाउनलोड का जो आपका स्पीड है वो कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगा, क्वालिटी कितना इम्प्रूव कर जाएगा। तो ये जो जी बढ़ते जा रहे हैं, तो ये हर जी जो बढ़ता जाएगा तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको क्वालिटी को आपको इम्प्रूव करता चला जाएगा। जो पिक्चर क्वालिटी है, डाउनलोडिंग है, ये सब चीज़ें आसान हो जाएगी। अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम किस में कर रहे हैं? हम ट्रेन के लिए कर रहे हैं। भाई ट्रेन के लिए क्यों ज़रूरत है? देखिए, प्रॉपर टाइम पे अगर सिग्नल मिल जाए तो हम दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। भाई जो परिचालन की प्रोसेस है वो आसान हो जाएगी, परिचालन करना, बचाव करना, सुरक्षा। तो इससे जुड़े एप्लीकेशंस जो हैं, इसके लिए सुरक्षित आवाज़, वीडियो, डेटा संचार, ये सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं, और इससे जो संचार है वो आसान हो जाएगा। ठीक है। अगली बात क्या है? अगली बात है कि 25,000 करोड़ रुपए की लागत से, अनुमानित बता रहे हैं, अनुमानित इतनी लागत से जो रेलवे की सिग्नलिंग है, यानी सिग्नल देने का जो प्रोसेस है, ये जो दूर संचार है, कम्युनिकेशन है, उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा, पहले के मुकाबले और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जाएगा। अगली बात क्या है? यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इंडिजेनस या मतलब स्वदेशी रूप से क्या विकसित किया जाएगा? मेड इन इंडिया ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया जब आपस में तालमेल होगा तो उनके कोलाइजन यानी कि उनके संघट होने की, उनके टकराने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है।
और परिवहन की जो ये लागत है, परिवहन की जो लागत है, परिवहन की लागत को भी कम किया जाएगा और उससे जो हमारी एफिशिएंसी है वर्क करने की, जैसे हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट की, या हम बात करते हैं कि भाई जैसे यूरोप में ट्रेन्स चल रही हैं, या आपका चाइना में चल रही हैं, जापान में चल रही हैं, हम बुलेट ट्रेन्स की बात करते हैं और ट्रेन की बात। तो जब हमारे पास टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी तो आपको पता ही है जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है हमें और बेहतर टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या होगा, वो हमारे लिए हमारी एफिशिएंसी को बहुत बढ़ा देंगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, तो इसलिए इसको शामिल किया मैंने। अब अगला प्रश्न आता है इसके बाद, ग्लोबल विंड एनर्जी, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा जारी भारत पवन ऊर्जा बाजार आउटलुक के अनुसार भारत किस वर्ष तक 20 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता को स्थापित कर लेगा? तो मैं आपको बता दूं, भारत जो है वो 20 गीगावाट जो एनर्जी है उसको, या विंड पावर को पैदा कर लेगा। कब तक? 2025 तक, 2025 तक पैदा कर लेगा। प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस होगा जैसे कि आपका पवन चक्की होती है, पवन चक्की आप जानते हैं, विंड मिल्स। तो भारत, आप जान रहे हैं भारत जिस जोन में है यहाँ पर गर्मी खूब पड़ती है। तो गर्मी पड़ने के कारण क्या होता है? गर्मी पड़ने के कारण ये होता है कि धरती के संपर्क में आने वाली वायु जो है वो गर्म होकर ऊपर उठना शुरू कर देती है, और गर्म होकर जब वो ऊपर उठना शुरू करती है तो अपने पीछे छोड़ जाती है वैक्यूम, यानी खाली स्थान। उस खाली स्थान को तेजी से भरने के लिए चारों तरफ से क्या होती है, हवाएं लो प्रेशर की तरफ बढ़ती हैं। अब लो प्रेशर की तरफ जब तेज हवाएं बढ़ेंगी तो क्या होगा, यानी तेज हवा जब चलेगी तो उस तेज चलती हुई हवा के वर्च्यू का इस्तेमाल करते हुए, उसके गुण का इस्तेमाल करते हुए हमने लगा दिया बीच में पवन चक्की यानी विंड मिल। अब विंड मिल के जो बड़े बड़े आपके वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, बड़ी बड़ी जो क्या कहते हैं उसको यार, जैसे पंखे के वो होते हैं ना ब्लेड्स, उन ब्लेड्स के ऊपर जब तेज हवा के झोंके पड़ेंगे और वो ब्लेड्स रोटेट करेंगे तो ब्लेड के रोटेट करने से ये होगा, ये मैकेनिकल एनर्जी जो है, ये जो मैकेनिकल एनर्जी है इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। जो फिजिक्स स्टूडेंट होंगे वो तो समझ गए होंगे कैसे करना है, बाकी को भी ये बेसिक बात तो पता लगी रही होगी, बेसिक बात है बिल्कुल। फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम क्या करेंगे? उसे हम यूज़ करेंगे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि भारत के लिए जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो बट ऑब्वियस है हमारी रिक्वायरमेंट एनर्जी की बहुत ज़्यादा है, तो उसको पूरा किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें हम कॉल का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि जो कार्बन एमिशन है उसको भी हम रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो बात ये सारी की सारी वही है जो COP 25 COP 26, यानी हमें किसी भी तरह से कार्बन के एमिशन या ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को लगातार रिड्यूस करना है और अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमें चाहिए एनर्जी, उसको डेवलप करना है। ये बात समझ में आती है? तो बस इसी के साथ आज ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।